की हम बातें कर रहे थे और इकोनॉमिक्स दो तरह की होती है, माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। डिफरेंस क्या था दोनों में? इकोनॉमिक्स क्या होती है? माइक्रो मैक्रो तो होती है, इकोनॉमिक्स क्या होती है? हाँ, स्टडी ऑफ वेल्थ होती है इकोनॉमिक्स। हाँ, स्टडी ऑफ वेल्थ होती है इकोनॉमिक्स। नहीं होती? होती है, स्टडी ऑफ वेल्थ होती है। और क्या होती है इकोनॉमिक्स? इकोनॉमिक्स स्टडी है किस चीज की? हाउ टू allocate scarce resources to fulfill unlimited needs या wants। इकोनॉमिक्स क्या है? स्टडी है ऑफ आर रिलेशनशिप बिटवीन अनलिमिटेड नीड्स, वांट्स एंड स्केर्स रिसोर्सेज। ये वर्ड स्केर्स का मतलब क्या होता है? कि हमारे पास रिसोर्सेज कम हैं, तो फिर वर्ड लिमिटेड क्यों नहीं यूज हुआ, स्केर्स क्यों यूज हुआ है? बहुत कम है। वर्ड स्केर्स का मतलब क्या है? लिमिटेड एट द मोमेंट। स्केर्स का मतलब क्या है? लिमिटेड नहीं, लिमिटेड एट द मोमेंट मीन और हैं लेकिन अभी कम है। तो इकोनॉमिक्स है क्या? हाउ टू फुलफिल अनलिमिटेड नीड वांट्स थ्रू स्केर्स रिसोर्सेज। के रिसोर्सेज क्या है हमारे पास? स्केर्स हैं मीन लिमिटेड हैं एट द मोमेंट, और नीड वांट्स क्या है? अनलिमिटेड। तो वो अनलिमिटेड नीड वांट्स को स्केर्स रिसोर्सेज से कैसे हमने मीट करना है, ये स्टडी करना क्या है? इकोनॉमिक्स। और दो तरह की है, माइक्रो स्टडी ऑफ इकोनॉमिक्स एट इंडिविजुअल पर्सन, इंडिविजुअल फर्म, इंडिविजुअल इंडस्ट्री लेवल इज कॉल्ड माइक्रो इकोनॉमिक्स। और स्टडी ऑफ इकोनॉमिक्स एज ए होल ऑफ द इकोनॉमी एट नेशनल या इंटरनेशनल लेवल इज कॉल्ड मैक्रो इकोनॉमिक्स। हमारी बीएम की बुक के अंदर ये डेफिनेशंस हैं। इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन भी है, माइक्रो इकोनॉमिक की डेफिनेशन भी है, मैक्रो इकोनॉमिक की डेफिनेशन भी है। दो इकोनॉमिक्स का पेपर नहीं है लेकिन एग्जामिनर डॉगी होते हैं, तो बुक के अंदर कोई भी चीज़ है तो वो टेस्ट कर सकते हैं। तो हमें ये डेफिनेशंस दो इकोनॉमिक्स से पेपर दे दिया तो जान छूट गई, लेकिन जान नहीं छूटी, दोबारा भी ये चीज़ें टेस्ट हो सकती हैं। सो माइक्रो मैक्रो दो तरह की इकोनॉमिक्स हैं। तो इकोनॉमिक फैक्टर भी दो तरह के हैं, कुछ माइक्रो कुछ मैक्रो। मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर क्या है? अभी तक हम कुछ कवर कर चुके। नेशनल इनकम एक मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर है, इन्फ्लेशन एक मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर है, अनएम्प्लॉयमेंट एक मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर है, इकोनॉमिक स्टैग्नेशन, इकोनॉमिक स्टैग्नेशन जिसके अगेंस्ट प्रोटेक्शनिज्म की पॉलिसी है, तो ये भी एक मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर है। इसके अलावा इंटरनेशनल पेमेंट इक्विलिब्रियम मीन बैलेंस ऑफ पेमेंट भी एक मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर है जो हमारे बिजनेस को अफेक्ट करता है। क्यों? फेवरेबल होता है तो करेंसी को फ्लक्चुएट करता है, तुम्हारे बिजनेस को अफेक्ट करता है। अनफेवरेबल होता है तो फिर भी करेंसी को फ्लक्चुएट करता है तो हमारे बिजनेस को अफेक्ट करता है। इसके अलावा दो मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर हमारे पास और हैं, नेशनल इकोनॉमिक पॉलिसीज, नेशनल इकोनॉमिक पॉलिसीज और इंटरनेशनल इकोनॉमिक पॉलिसीज। नेशनल इकोनॉमिक पॉलिसीज क्या है? गवर्नमेंट की इकोनॉमिक पॉलिसीज जो दो तरह की होती हैं, मॉनेटरी पॉलिसी एंड फिस्कल पॉलिसी। और ये दोनों पॉलिसीज हमारे बिजनेस को अफेक्ट करती हैं। मॉनेटरी पॉलिसी क्या है? सेंट्रल बैंक की पॉलिसी किस चीज़ की?
टू कंट्रोल मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी। कैसे कंट्रोल करना है? विद द हेल्प ऑफ इंटरेस्ट रेट। और इंटरेस्ट रेट अगर इंक्रीज कर दिया सेंट्रल बैंक ने, मनी सप्लाई ज्यादा करने के लिए, कम करने के लिए? कम करने के लिए। क्यों? उसने देखा जनता के पास पैसा ज्यादा आ गया है, ये औकात से बाहर हो गए हैं, बेजा कंजम्पशन किए जा रहे हैं, उससे इन्फ्लेशन हो रहा है, तो इनको रोको, मीन मनी की सप्लाई कम करो। कैसे? इंटरेस्ट रेट इंक्रीज करो ताकि ये पैसा रिटर्न बैंक से ज़्यादा नज़र आ रहा है तो उधर इन्वेस्ट करेंगे, जिससे सेविंग होगी, मार्केट में पैसा क्या होगा? कम होगा, कंजम्पशन कम होगी, इन्फ्लेशन क्या होगा? कम होगा। तो इंटरेस्ट रेट इंक्रीज अगर हो रहा है तुम्हारे बिजनेस के लिए पॉजिटिव है नेगेटिव है? नेगेटिव। क्यों? बोरिंग कम हो जाएगी, इन्वेस्टमेंट कम हो जाएगी। क्यों? इक्विटी में लोग इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे, कंजम्पशन भी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। लेकिन इन्फ्लेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है? पॉजिटिव। मीन से इन्फ्लेशन भी क्या होगा? कम हो जाएगा। क्यों? प्रोडक्ट की जब डिमांड नहीं रहेगी, चूंकि कंजम्पशन नहीं है, तो उससे प्राइसेस भी क्या हो जाएंगी? थोड़ी कम होंगी, तो इन्फ्लेशन रुक जाएगा। गवर्नमेंट ने या सेंट्रल बैंक ने? सेंट्रल बैंक ने इंटरेस्ट रेट डिक्रीज कर दिया। बिजनेस के लिए अपॉर्चुनिटी, थ्रेट? अपॉर्चुनिटी। क्यों? इससे इन्वेस्टमेंट क्या होगी? इंक्रीज होगी। बोरिंग क्या होगी? इंक्रीज होगी। कंजम्पशन क्या होगी? इंक्रीज होगी। लेकिन साथ इन्फ्लेशन भी क्या होगा? इन्फ्लेशन भी क्या होगा? इंक्रीज होगा। क्या ख्याल है? जब इंटरेस्ट रेट ज्यादा करना नुकसानदेह है तो गवर्नमेंट क्यों ज्यादा करती है? इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए, लेकिन बड़े शॉर्ट पीरियड के लिए। अदरवाइज इन्वेस्टमेंट रुकने से इकॉनमी तबाह हो जाएगी। जैसे इन्फ्लेशन थोड़ा सा कंट्रोल हुआ, साथ ही क्या करना है? इंटरेस्ट रेट को कम करना है। नहीं कम किया तो इन्वेस्टमेंट रुक गई, तो इकॉनमी क्या हो जाएगी? तबाह हो जाएगी। क्यों? बिजनेस के लिए इंटरेस्ट रेट का इंक्रीज होना अच्छी बात नहीं है, बिजनेस के लिए अच्छी बात नहीं है, तो इन्वेस्टमेंट नहीं होगी। इन्वेस्टमेंट रुक जाएगी तो अनएम्प्लॉयमेंट भी बढ़ जाएगी। इन्वेस्टमेंट रुकेगी तो नेशनल इनकम भी स्टेगनेट हो जाएगी, रुक जाएगी। लेकिन इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए इंटरेस्ट रेट को हाई गवर्नमेंट ने करना है, लेकिन वेरी शॉर्ट पीरियड के लिए। क्यों? लॉन्ग पीरियड हाई किया तो फिर इकॉनमी तबाह हो जाएगी। तो ये मॉनेटरी पॉलिसी हमारे बिजनेस को अफेक्ट करती है। ये नेक्स्ट पेज पे अगर आप जाएं तो ऊपर एक डब्बा आपको मिलेगा शायद, जहाँ पे उसने बताया कि इंटरेस्ट रेट कम या ज़्यादा होने का इम्पैक्ट क्या होगा, किस चीज़ के ऊपर? बोरिंग के ऊपर, इन्वेस्टमेंट के ऊपर, कंजम्पशन के ऊपर और इन्फ्लेशन के ऊपर। क्या ख्याल है? ये कॉन्सेप्ट मिलता है। इंटरेस्ट रेट अगर आप क्या करोगे? इंक्रीज करोगे, राइज करोगे, तो उससे क्या होगा? बोरिंग डिक्रीज हो जाएगी, इन्वेस्टमेंट डिक्रीज हो जाएगी, कंजम्पशन डिक्रीज हो जाएगी, लेकिन साथ पॉजिटिव इंपैक्ट क्या मिलेगा? इन्फ्लेशन भी डिक्रीज हो जाएगा। हाँ, इंटरेस्ट रेट अगर आप डिक्रीज करोगे तो बोरिंग भी इंक्रीज होगी, इन्वेस्टमेंट भी इंक्रीज होगी, कंजम्पशन भी इंक्रीज होगी, और साथ इन्फ्लेशन भी नेगेटिव इफेक्ट आपको इंक्रीज फेस करना पड़ेगा। तो ये एक मॉनेटरी पॉलिसी है, नेशनल इकोनॉमिक पॉलिसी से डिफाइन भी किया जा सकता है। मॉनेटरी पॉलिसी है क्या? पॉलिसी ऑफ द सेंट्रल बैंक टू कंट्रोल मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी थ्रू सम मैकेनिज्म लाइक इंटरेस्ट रेट। क्या है? पॉलिसी ऑफ द सेंट्रल बैंक, किस लिए? टू कंट्रोल सप्लाई ऑफ मनी इन द इकोनॉमी थ्रू सम मैकेनिज्म। क्या मैकेनिज्म हो सकते हैं? लाइक इंटरेस्ट रेट। फिस्कल पॉलिसी क्या होती है? गवर्नमेंट का बजट, जो हम अक्सर सुनते हैं जी बजट आने वाला है, बजट आने वाला है, तो बजट क्या है? गवर्नमेंट की फिस्कल पॉलिसी। क्या होता है ये बजट? एस्टिमेशन ऑफ गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर एंड गवर्नमेंट इनकम। बजट क्या होता है? एस्टिमेशन ऑफ गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर एंड गवर्नमेंट इनकम। कि आने वाले साल में हमें ये एक्सपेंडिचर करने हैं, मीन इतना एजुकेशन पे लगाना है, इतना हेल्थ पे लगाना है, इतना इंफ्रास्ट्रक्चर पे लगाना है, इतना ग्रांट सब्सिडीज पे लगाना है। तो ये क्या है? गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर। लेकिन कहाँ से लगाना है? इनकम कहाँ से आएगी? टैक्सेशन से। तो इतनी इतनी इनकम हमने कहाँ से लेनी है? यहाँ पे इतना इतना टैक्स लगा के यहाँ से इनकम लेनी है। और गवर्नमेंट का बजट जो है वो या तो डेफिसिट होता है या फिर सरप्लस होता है।
डेफिसिट का मतलब क्या है? इनकम कम, एक्सपेंडिचर ज्यादा। इनकम कम मीन टैक्स कम, एक्सपेंडिचर मीन ग्रांट सब्सिडी ज्यादा। बिजनेस के लिए अपॉर्चुनिटी या थ्रेट? अपॉर्चुनिटी। सरप्लस का मतलब क्या? इनकम ज्यादा, टैक्स ज्यादा, एक्सपेंडिचर कम। एक्सपेंडिचर कम मीन ग्रांट सब्सिडीज पे कम। तो ये बिजनेस के लिए अपॉर्चुनिटी या थ्रेट? थ्रेट। क्यों? हमसे ले गवर्नमेंट ज्यादा रही, हमें दे कम रही है। तो ये भी एक पॉलिसी है जो हमारे बिजनेस को पॉजिटिवली या नेगेटिवली इफेक्ट करती है। गवर्नमेंट डेफिसिट कहां से पूरा करेगी? लोन लेके। कहां से? IMF से। क्यों? कि अभी हमें इकोनॉमी को चलाने के लिए, बिजनेस को अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करने के लिए बजट बनाना है, जिससे बिजनेस क्या होगा, इन्वेस्टर क्या होगा, एनकरेज होगा। एनकरेज होगा तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज आगे चलेंगी। इसलिए हम क्या करते हैं? डेफिसिट पूरा करते हैं। कहां से? बाहर से लोन लेके इनको देते हैं पैसा। क्यों? जब ये इकोनॉमी ग्रो होगी, बिजनेस कमाने के काबिल होगा, तो हम यहां से पैसा लेके वापस सरप्लस बजट के थ्रू लोन पे बैक कर देंगे। इसलिए सदियों से गवर्नमेंट लोन लेती आ रही है, लेकिन इकोनॉमी से निकला क्यों नहीं? क्योंकि इकोनॉमी पे लगा ही नहीं। इकोनॉमी पे लगा ही नहीं। लगा होता तो इकोनॉमी से आप निकाल के आप पे करने के काबिल होते। लगता कहीं और रहा। कहाँ पे? कुछ ने फ्लैट्स ले लिए, कुछ ने कहीं पे अपने अकाउंट्स में पैसे रख दिए जो अभी तक वहां पे पड़े हुए हैं। किसके पैसे हैं वो? पे बैक किसने करने हैं वो लोन? आप लोगों ने पे बैक करने हैं। कल को चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना है तो अपनी पे में से आपने टैक्स देना है। आपको पता है आप अभी भी टैक्स देते हो। डेली एक मार्कर खरीदते हो तो इसमें भी टैक्स देते हो। एक च्युइंगम खरीदते हो, पेप्सी खरीदते हो, चाय खरीदते हो तो उसमें भी आप टैक्स पे कर रहे हो। क्या ख्याल है? मुहज्जब शहरी आप हो, टैक्स पेयर आप हो, तो पैसा सही यूज हो रहा है या नहीं हो रहा, आपको टेंशन होनी चाहिए ना। क्या ख्याल है? तो क्या होती है टेंशन आपको? आप लोगों को तो शायद टैक्स भी फील नहीं होता कि हम पे कर रहे हैं। डेली कितना टैक्स पे करते हो आपको पता है? हाँ, अगर 100 रुपीज स्पेंड करते हो तो उसमें आपको पता है कितना टैक्स पे करते हो? एटलीस्ट 17 रुपीज, समटाइम 20 रुपीज भी आप पे करते हो। आउट ऑफ 100 17 to 20 रुपीज आप टैक्स पे करते हो। किसको? गवर्नमेंट को। गवर्नमेंट आपको क्या देती है? गवर्नमेंट आपको क्या दे रही है? सिक्योरिटी। सिक्योरिटी। बाहर चल रहे हो, आपका कोई मोबाइल छीन के ले जाएगा। कोई नहीं छीन रहा तो क्यों नहीं छीन रहा? गवर्नमेंट सिक्योरिटी दे रही है। क्या ख्याल है? अब कोई मोबाइल छीन के भागेगा तो पकड़ा जाएगा। क्यों? पूरे लाहौर में CCTV कैमरास लग गए हैं। ये क्या है? पैसा लग रहा है। कौन सा पैसा? जो आप टैक्स पे करते हो। आज से 10 साल पहले इतनी सिक्योरिटी नहीं थी जितनी आज है, तो टैक्स भी तो ज्यादा होना चाहिए ना फिर। ठीक है ना? क्या ख्याल है? सो नेशनल इकोनॉमिक पॉलिसीज हमारे बिजनेस को अफेक्ट करती हैं, तो इनको हम डिफाइन कर सकते हैं। मॉनेटरी पॉलिसी क्या है? पॉलिसी ऑफ सेंट्रल बैंक टू कंट्रोल मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी थ्रू सम मैकेनिज्म लाइक इंटरेस्ट रेट। फिजिकल पॉलिसी क्या है? गवर्नमेंट पॉलिसी। ये सेंट्रल बैंक की पॉलिसी नहीं है, किसकी है? गवर्नमेंट पॉलिसी ऑफ एस्टिमेशन ऑफ गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर एंड इनकम i.e. टैक्स। और इधर इंटरेस्ट रेट इंक्रीज डिक्रीज होता है तो बिजनेस अफेक्ट होता है। ये फिजिकल पॉलिसी बजट भी डेफिसिट या सरप्लस बनता है तो हमारा बिजनेस अफेक्ट होता है। सरप्लस बजट हमारे लिए अपॉर्चुनिटी है। सरप्लस बजट हमारे लिए अपॉर्चुनिटी है। सरप्लस बजट हमारे लिए अपॉर्चुनिटी है, थ्रेट है। क्यों? इनकम टैक्स ज्यादा, ग्रांट सब्सिडीज एक्सपेंडिचर कम। डेफिसिट बजट हमारे लिए अपॉर्चुनिटी है। क्यों? टैक्स कम, इनकम कम और ग्रांट सब्सिडीज एक्सपेंडिचर, इंफ्रास्ट्रक्चर, एजुकेशन, हर चीज पे ज्यादा। तुम्हारे लिए क्या है? अपॉर्चुनिटी।
इस तरह से वो कहता है कुछ इंटरनेशनल इकोनॉमिक पॉलिसीज भी हमारे बिजनेस को अफेक्ट करती हैं। इंटरनेशनल इकोनॉमिक पॉलिसीज, किसकी पॉलिसीज? वर्ल्ड बैंक की पॉलिसीज। कि जब भी वो हमें लोन देता है तो सिर्फ लोन नहीं देता, साथ कुछ पॉलिसीज भी देता है, और वो पॉलिसीज हमारी इकॉनमी के लिए ऑलवेज पॉजिटिव होती हैं, नेगेटिव नहीं होती। और जो चीज़ इकॉनमी के लिए पॉजिटिव है हमारे बिजनेस के लिए भी पॉजिटिव है। क्या पॉलिसीज हो सकती हैं? 3 पॉलिसीज हो सकती हैं कि जो पैसा प्रोवाइड किया जा रहा है ये आपने इन्वेस्ट करना है ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर मीन रोड्स पे, डैम्स पे, रेलवेज पे आपने स्पेंड करना है, और अगर वाकई वहाँ पे स्पेंड होगा तो बिजनेस के लिए अपॉर्चुनिटी या थ्रेट? ये जो पैसा दिया जा रहा है ये आपने स्पेंड करना है ऑन एजुकेशन एंड हेल्थ ओनली, और अगर सिर्फ एजुकेशन और हेल्थ पे ही खर्च हो रहा है तो हमें पढ़ी लिखी हेल्थी लेबर मिलेगी? बिजनेस के लिए अपॉर्चुनिटी या थ्रेट? नहीं, जो पैसा दिया जा रहा है ये आपका इकॉनमी का जो मेजर सेक्टर है, सपोज एग्रीकल्चर, सिर्फ वहीं पे लगाना है, और अगर वाकई वहां पे लग रहा है और हम भी उसी इंडस्ट्री में ऑपरेट कर रहे हैं फिर तो हमारी बल्ले बल्ले। हम उस इंडस्ट्री में ऑपरेट नहीं भी कर रहे तो फिर भी इकॉनमी तो ग्रो होगी ना। अगर मेजर सेक्टर ग्रो होगा तो उससे बिजनेस के लिए अपॉर्चुनिटी या थ्रेट? अपॉर्चुनिटी। तो नेक्स्ट पेज पे देखें कि इंटरनेशनल इकोनॉमिक पॉलिसी में ये 3 पॉइंट हमें मिलते हैं। ये 3 पॉइंट हमने रटा लगाने हैं। इन्वेस्टमेंट इन इंफ्रास्ट्रक्चर लाइक ऑन रोड्स, रेलवेज, डैम्स एटसेट्रा। इन्वेस्टमेंट इन हेल्थ एंड एजुकेशन। इन्वेस्टमेंट ऑन मेजर सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी। सो क्या लर्न करना है इन इकोनॉमिक फैक्टर के पेज से? पहले पेज से हमें नेशनल इनकम की डेफिनेशन रटा लगाएं, ऑन वर्डिंग में लिखी जा सकती है। 3 मेथड्स बताने आने चाहिए। CIGXM क्या है बताना आना चाहिए। इन्फ्लेशन की डेफिनेशन 2 टाइप्स, और 5 इम्प्लीकेशंस ऑफ इन्फ्लेशन हमें लिखनी आनी चाहिए कि इसका इफेक्ट क्या है बिजनेस पे, हाउस होल्ड पे, इकॉनमी पे, लेंडर बोरर पे, बैलेंस ऑफ पेमेंट पे और फॉरेन एक्सचेंज पे। 5 इम्पैक्ट बता सकते हैं। सेकंड पेज हमें क्या करना है? मेनली 7 डब्बा 7 टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट लर्न करना है। इन पूरे इकोनॉमिक फैक्टर में जो बड़ा टॉपिक है वो क्या है? 7 टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। उससे नेक्स्ट पेज पे हम गए तो इकोनॉमिक स्टैग्नेशन के 3 पॉइंट लर्न करने हैं, प्रोटेक्शनिज्म की डेफिनेशन और उसके 5 पॉइंट लर्न करने हैं। उसके नीचे जस्ट रीडिंग नेशनल इकोनॉमिक पॉलिसीज में गए तो नीचे फिस्कल पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी डिफाइन किया गया है, लेकिन रटा ना भी लगाओ तो ऑन वर्डिंग में आपको डिफाइन करना आना चाहिए कि मॉनेटरी पॉलिसी क्या है, फिस्कल पॉलिसी क्या है, और मेनली इम्पैक्ट इसका बिजनेस के ऊपर क्या है। नेक्स्ट पेज पे गए तो इंटरेस्ट रेट इंक्रीज होगा तो क्या इफेक्ट पड़ेगा बोरिंग, इन्वेस्टमेंट, कंजम्पशन और इन्फ्लेशन पे। रटा लगाने की जरूरत है। अगर इकोनॉमिक्स पढ़ी है तो मेरा नहीं ख्याल रटा लगाने की जरूरत है। हाँ, इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ी हुई तो फिर रटा लगाना पड़ेगा। उसके अलावा हमने क्या करना है? इंटरनेशनल इकोनॉमिक पॉलिसीज ये 3 लर्न करनी है कि क्या इंटरनेशनल इकोनॉमिक पॉलिसीज हैं जो बिजनेस को अफेक्ट करती हैं। तो ये 3 पॉइंट रटा लगाने हैं। और यहाँ तक मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर कंप्लीट हो गए। उसके नीचे हमें एक छोटा सा क्वेश्चन मिलेगा ऑन पेज 34। एग्जाम्पल मिलती है एक पेज के लास्ट में। द गवर्नमेंट रेज टैक्स ऑन इनकम फ्रॉम 20% टू 25%। गवर्नमेंट ने टैक्स 20% से इंक्रीज कर दिया 25%। हाउ वुड यू एक्सपेक्ट इंडिविजुअल और हाउस होल्ड टू रिएक्ट? इसका इंडिविजुअल हाउस होल्ड के ऊपर क्या रिएक्शन आएगा? टैक्स इंक्रीज हो गया है तो इंडिविजुअल की डिस्पोजेबल इनकम कम हो जाएगी। डिस्पोजेबल इनकम कम हो जाएगी तो उसकी कंजम्पशन अफेक्ट होगी, उसे अपनी कुछ कंजम्पशन सेक्रीफाइस करना पड़ेगी। हाँ, अगर वो अपनी कंजम्पशन को मेंटेन रखना चाहता है तो सेविंग रिड्यूस हो जाएगी। हाँ, अगर सेविंग वो कर ही नहीं पा रहा था, पहले ही कंजम्पशन कर पा रहा था, तो अब उसे क्या करना पड़ेगा? कंजम्पशन मेंटेन करने के लिए बारो करना पड़ेगा या भीख मांगना पड़ेगी। क्या ख्याल है? बारो करना पड़ेगा। बारो नहीं कर रहा, कोई बारो नहीं दे रहा, तो फिर क्या करना पड़ेगा? उसे भीख मांगना पड़ेगी। ये मस्जिदों में देखते हो काफ़ी लोग समटाइम रो रहे होते हैं, मेरा ये फलां हो गया, मुझे पैसे चाहिए। वो क्या कर रहे हैं? भीख मांग रहे हैं। कुछ लोगों को आदत भी पड़ी होती है।
लेकिन कुछ लोग मजबूर भी होते हैं, उसकी रीज़न क्या होती है, ये भी रीज़न हो सकती है, कोई बातें की जा सकती हैं। पार्ट 2 क्या है? क्वेश्चन नंबर 2, the government increases interest rate from 4% to 5%. How would you expect companies to react? तो कॉस्ट ऑफ बोरिंग इंक्रीज होगी तो आप बोरिंग लेस करोगे। बोरिंग पे अगर कोई प्रोजेक्ट चल रहे थे तो आप उन्हें क्या करोगे, स्टॉप करोगे। अगर आपके कोई फ्यूचर ग्रोथ प्लान थे तो अब आप उनको क्या करोगे, स्टॉप करोगे, रोकोगे फॉर द टाइम बीइंग, वेट फॉर डिक्रीजिंग इंटरेस्ट रेट। और इससे आपकी कंजम्पशन भी इफेक्ट होगी, उससे सेल भी इफेक्ट होगी। तो बिजनेस सर्वाइवल के अब आपको क्या करना पड़ेगा, कॉस्ट कटिंग भी करना पड़ेगी। कॉस्ट कटिंग के लिए माइट भी आप क्या करोगे, कुछ स्टाफ रिडंडेंट भी करोगे। क्या ख्याल है, जिससे क्या इंक्रीज होगी, अनएम्प्लॉयमेंट। ये की बातें की जा सकती है। रिटर्न ही टेस्ट हो रहा है, क्या टेस्ट हो रहा है, कॉन्सेप्ट। इसके अलावा थर्ड क्या है, A company believes strongly that the national economy will grow strongly in the next few years. इमरान खान आ गया है तो believes है कि national economy few years में grow करेगी, and that profit in its own industry and markets will grow. What do you think the company should do? तो कंपनी को क्या करना चाहिए, बस मुंह उठा के इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए या पहले प्लानिंग करनी चाहिए? प्लानिंग करनी चाहिए कि मुझे किस सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, उसके लिए इन्वेस्टमेंट अरेंज करनी चाहिए, कोई अपने नए प्रोजेक्ट स्टार्ट करने चाहिए, कोई बिजनेस एक्सपेंशन जो है उसे फोकस करना चाहिए, ताकि जब इकॉनमी ग्रो के सामने आए तो आप ऑलरेडी खुद को ग्रो कर चुके हो। तो क्या करनी चाहिए, प्लानिंग करनी चाहिए रिगार्डिंग ग्रोथ, न्यू इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, और क्या करना चाहिए, न्यू बिजनेस क्रिएट करने चाहिए। इस तरह से ये टेस्ट होते हैं मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर, सिर्फ रटा ही नहीं। कुछ माइक्रो इकोनॉमिक्स फैक्टर हैं जो हमारे बिजनेस को पॉजिटिवली नेगेटिवली इफेक्ट करते हैं, और क्या हैं, कुछ 6 फैक्टर्स हैं। माइक्रो इकोनॉमिक फैक्टर क्या है, डिमांड एक माइक्रो इकोनॉमिक फैक्टर है, सप्लाई एक माइक्रो इकोनॉमिक फैक्टर है, कॉस्ट एक माइक्रो इकोनॉमिक फैक्टर है, प्राइस एक माइक्रो इकोनॉमिक फैक्टर है, कंज्यूमर इनकम एक माइक्रो इकोनॉमिक फैक्टर है, और इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एक माइक्रो इकोनॉमिक फैक्टर है। एग्जामिनर अगर कह दे कोई 5 मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर और 5 माइक्रो इकोनॉमिक फैक्टर की लिस्ट दें, तो लिस्ट दी जा सकती है। ये 7 हमारे पास मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर हैं। माइक्रो इकोनॉमिक फैक्टर क्या है, डिमांड, सप्लाई, कॉस्ट, प्राइस, कंज्यूमर इनकम, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। डिमांड एक माइक्रो इकोनॉमिक फैक्टर है जो हमारे बिजनेस को अफेक्ट करता है। हमारी प्रोडक्ट्स की मार्केट में डिमांड इंक्रीज हो गई, अपॉर्चुनिटी थ्रेट। हमारी प्रोडक्ट की मार्केट में डिमांड कम हो गई, डिमांड होती क्या है, हाँ, डिमांड होती क्या, विलिंगनेस टू बाय समथिंग, या सिर्फ विलिंगनेस या साथ एबिलिटी भी होनी चाहिए, एबिलिटी औकात भी होनी चाहिए। विलिंगनेस है मैं हेलीकॉप्टर खरीदना चाहता हूँ, तो क्या हेलीकॉप्टर की डिमांड बन गई, नहीं, साथ औकात भी होनी चाहिए। तो क्या है, विलिंगनेस एंड एबिलिटी टू बाय अ कमोडिटी एट मार्केट प्राइस, एट मार्केट प्राइस जो चल रही है उस पे, ये क्या है, डिमांड। विलिंगनेस एंड एबिलिटी टू बाय अ कमोडिटी एट प्रिवेलिंग मार्केट प्राइस। प्रिवेलिंग का मतलब क्या है, एग्जिस्टिंग मार्केट प्राइस पे, तो ये क्या है, डिमांड। सप्लाई क्या है, willingness and ability to sell a commodity at prevailing market price। इन वही डेफिनेशन, बाय की बजाय क्या लगा देना है, सेल। सप्लाई हमारी प्रोडक्ट की मार्केट में इंक्रीज होगी तुम्हारे लिए अपॉर्चुनिटी थ्रेट। हमारी प्रोडक्ट की सप्लाई मार्केट में इंक्रीज होगी, हमने नहीं की, कोई नए कंपैटिटर्स आ गए उन्होंने कर दी, थ्रेट। क्यों, प्राइसेस क्या हो जाएंगी, हमारा मार्जिन क्या हो जाएगा,
हमारी प्रोडक्ट की मार्केट में सप्लाई कम हो गई, क्यों? कोई कंपैटर मर गए, भाग गए, वो जो चीज़ें मार्केट में सप्लाई कर रहे थे उन्होंने देना बंद कर दी, तो सप्लाई कम हो गई, शॉर्टेज हो गई। हमारे लिए पॉजिटिव नेगेटिव? पॉजिटिव। क्यों? प्राइसेस बढ़ेगी, हमारा मार्जिन बढ़ जाएगा। तो डिमांड और सप्लाई दो फैक्टर हैं जो हमारे बिजनेस को अफेक्ट करते हैं। ये लॉ ऑफ डिमांड क्या है? कि अगर प्राइसेस बढ़ाएंगे तो डिमांड इंक्रीज होगी, डिक्रीज होगी, और अगर प्राइसेस डिक्रीज करेंगे तो डिमांड इंक्रीज होगी। इफ अदर थिंग रिमेन सेम, सेट्रस पैरिबस। यही बात है कि प्राइस बढ़ाने से डिमांड कम होगी, प्राइस कम करने से डिमांड बढ़ेगी। यही लॉ ऑफ डिमांड कहता है। ये झूठ है, ये तो झूठ है। कहते हैं कि प्राइस इंक्रीज होगी तो डिमांड डिक्रीज नहीं होगी, क्वांटिटी डिमांड डिक्रीज होगी। डिमांड नहीं, क्या कम होगी? क्वांटिटी डिमांडेड। लॉ ऑफ डिमांड भूल गए हो? डिफरेंस बिटवीन चेंज इन डिमांड एंड चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। और लॉ ऑफ डिमांड डिमांड की बात नहीं करता, किस चीज़ की बात करता है? क्वांटिटी डिमांडेड की बात करता है। मूवमेंट अलोंग डिमांड करवाएगी रादर देन शिफ्ट इन डिमांड। क्या ख्याल है? शिफ्ट इन डिमांड तो अदर फैक्टर्स की वजह से आएगा, जिनको आपने सेट्रस पैरिबस कह दिया। ऐसी बात है। इकोनॉमिक्स का पेपर भी दिया हमने। खैर, डिमांड और सप्लाई दो फैक्टर्स हैं जो हमारे बिजनेस को पॉजिटिवली नेगेटिवली इफेक्ट करते हैं। जस्ट कॉन्सेप्ट हमें चाहिए। बाकी डिमांड क्या होती है, सप्लाई क्या होती है, उसने लिख दिया बुक में, सिर्फ बताने के लिए कि अगर कोई इकोनॉमिक्स से पढ़े बिना बीएम में आ गया है तो उसे भी बताया जा सके इसका मतलब क्या है। कॉस्ट एक माइक्रो इकोनॉमिक फैक्टर है जो हमारे बिजनेस को अफेक्ट करता है। कॉस्ट हमारी प्रोडक्ट की इंक्रीज हो गई, अपॉर्चुनिटी थ्रेट। कॉस्ट डिक्रीज हो गई, कॉस्ट किस वजह से इंक्रीज डिक्रीज होती है? मटेरियल प्राइस, वेजेस, ओवरहेड्स, जिसको यूटिलिटी का नाम भी दिया जा सकता है, टैक्सेशन, इन्फ्लेशन, फॉरेक्स एंड एक्सचेंज की वजह से भी हो सकता है कि अगर हम बाहर से मटेरियल वगैरह जो है वो बाय करते हैं, मशीनरी बाय करते हैं। क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट पे भी डिपेंड करती है कॉस्ट। क्वालिटी अच्छी प्रोड्यूस करोगे तो कॉस्ट ज़्यादा आएगी, क्वालिटी लोअर करोगे तो कॉस्ट कम आएगी। क्या क्वांटिटी पे भी प्रोड्यूस करती है? क्वांटिटी पे कॉस्ट डिपेंड करती है। ज़्यादा क्वांटिटी प्रोड्यूस करोगे तो आपकी पर यूनिट कॉस्ट कम आएगी। सपोज ये रूम है जिसमें हम 100 रेंट पे कर रहे हैं, इस रूम का हम 100 रेंट पे कर रहे हैं सपोज डेली। हम इसमें 100 प्रोडक्ट्स बना रहे हैं डेली, तो एक प्रोडक्ट पे कितना रेंट चार्ज हो रहा है? अगर इसी में हम 200 प्रोडक्ट्स डेली प्रोड्यूस करना शुरू कर दें तो कितना चार्ज हो रहा है? तो क्वांटिटी 100 से हमने क्या की 200, तो कॉस्ट कम हुई। क्या ख्याल है? तो क्वांटिटी पे डिपेंड करती कॉस्ट। ये जो हम लार्ज स्केल प्रोडक्शन के थ्रू पर यूनिट कॉस्ट सेविंग कर रहे हैं, इसी को इकोनॉमीज ऑफ स्केल बोलते हैं। मीन क्वांटिटी ज़्यादा प्रोड्यूस करने से क्या मिलती है? इकोनॉमीज ऑफ स्केल। उस वजह से क्या हुआ? पर यूनिट कॉस्ट कम होगी। तो कॉस्ट डिपेंड करती है कुछ फैक्टर्स पे। क्या फैक्टर्स हैं? रॉ मटेरियल प्राइसेस, वेजेस, ओवरहेड यूटिलिटीज बिल्स, टैक्सेशन, इन्फ्लेशन, फॉरेन एक्सचेंज, क्वालिटी एंड क्वांटिटी। तो इस पूरे पेज से माइक्रो इकोनॉमिक वाले से हमें लर्न क्या करना है? सिर्फ एंड पे ये एक लाइन दी गई है कि क्या फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से कॉस्ट अफेक्ट होती है। रॉ मटेरियल प्राइसेस, वेजेस, कौन सा पेज है? पेज नंबर 35 पे। रॉ मटेरियल प्राइसेस, वेजेस, यूटिलिटीज, टैक्सेशन, इन्फ्लेशन, फॉरेन एक्सचेंज, क्वालिटी एंड क्वांटिटी। इंटरेस्ट पे, इंटरेस्ट मेनली जो है वो आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में नहीं जाता, वो इन्वेस्टमेंट की तरफ चला जाता है। क्या ख्याल है? इसके अलावा वो कहते हैं प्राइस भी एक माइक्रो इकोनॉमिक फैक्टर है।
हमारी प्रोडक्ट की मार्केट में प्राइस इंक्रीज हो गई, क्यों इंक्रीज होगी? गवर्नमेंट ने इंक्रीज कर दी। अपॉर्चुनिटी थ्रेट, हमारी प्रोडक्ट की गवर्नमेंट ने प्राइसेस कम कर दी, ये क्या है? थ्रेट। प्राइस को भी कुछ फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं। प्राइसिंग फैक्टर, क्या फैक्टर प्राइस को अफेक्ट करते हैं? प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड, प्राइस ऑफ कंप्लीमेंट्री गुड्स, कंज्यूमर टेस्ट, हैबिट, फैशन, एडवर्टाइजिंग, मार्केटिंग, या कॉस्ट पे भी डिपेंड करती है प्राइस। प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड, सब्स्टिट्यूट गुड क्या है? अल्टरनेटिव्स। अल्टरनेटिव की प्राइस कम हो गई तो आपको अपनी प्राइस कम करना पड़ेगी, तो आपकी प्राइस डिपेंड करती है सब्स्टिट्यूट गुड पे। कंप्लीमेंट्री गुड की प्राइस इंक्रीज हो गई, उसकी डिमांड कम हुई, साथ ज़बरदस्ती आपकी भी कम हो गई, तो अगर आप अपने वॉल्यूम ऑफ सेल मेंटेन रखना चाहते हो तो प्राइस को क्या करना पड़ेगा? कम करना पड़ेगा। तो आपकी प्राइस को अफेक्ट करती है प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड भी, आपकी प्राइस को अफेक्ट करती है प्राइस ऑफ कंप्लीमेंट्री गुड्स भी। कि अगर कंप्लीमेंट्री ने अपनी प्राइस इंक्रीज की तो उसकी डिमांड कम हुई, उसकी डिमांड ने क्या किया? आपकी डिमांड भी कम कर दी। लेकिन अगर आप चाहते हो कि मेरी डिमांड उतनी मेंटेन रहे तो फिर कैसे मेंटेन रखोगे? आप अपनी प्राइस कम करके, उसकी वजह से आपकी प्राइस अफेक्ट हुई। कंज्यूमर का टेस्ट, फैशन, हैबिट चेंज हो गया। आप जो प्रोडक्ट बेच रहे थे उसका फैशन नहीं रहा, वो हैबिट उनकी नहीं रही, तो चीज़ें जो पड़ी हैं बेचोगे, कैसे बेचोगे? डिस्काउंट ऑफर लगा के, तो आपकी प्राइस अफेक्ट हो रही है। क्या ख्याल है? नहीं, कंज्यूमर का टेस्ट, फैशन, हैबिट बन गई है, कंज्यूमर बहुत ज़्यादा ये चीज़ डिमांड कर रहा है, तब आप थोड़ी प्राइस हाई भी चार्ज कर सकते हो, विलिंग टू पे होगा। एडवर्टाइजिंग, मार्केटिंग भी प्राइस को अफेक्ट करती है कि एक चीज़ की आप मार्केटिंग कर रहे हो तो उससे क्या बनेगी? डिमांड। डिमांड बनेगी तो प्राइस आप ज़्यादा भी चार्ज कर सकते हो। मार्केटिंग आप कर रहे हो महंगी सेलिब्रिटी के थ्रू, तो आप प्राइस भी फिर ज़्यादा चार्ज कर सकते हो। हाँ, अगर चीप सेलिब्रिटी के थ्रू मार्केटिंग कर रहे हो तो फिर आपको प्राइस कम चार्ज करना पड़ेगी, क्यों? उससे कस्टमर अट्रैक्ट नहीं होगा। कॉस्ट आपकी बढ़ गई, कॉस्ट आपकी बढ़ गई तो प्राइस कम होगी, ज़्यादा होगी? कॉस्ट बढ़ गई तो प्राइस कम चार्ज करोगे, ज़्यादा? और अगर कॉस्ट आपकी कम होगी है पहले से तो आप प्राइस क्या करोगे? कम करोगे। तो ये नेक्स्ट पेज से क्या करना है? सिर्फ ये 4 फैक्टर्स लर्न करने हैं जो प्राइस को अफेक्ट करते हैं। प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स, प्राइस ऑफ कंप्लीमेंट्री गुड्स, कंज्यूमर टेस्ट, फैशन, हैबिट्स एंड एडवर्टाइजिंग, मार्केटिंग। हाँ, 5वां साथ लिख लें, कॉस्ट भी एक फैक्टर है जो प्राइस को अफेक्ट करता है। इसके अलावा एक और हमारे पास फैक्टर है कंज्यूमर इनकम। रीड करना है, लर्न करने वाली कोई चीज़ नहीं है। इनमें से क्या लर्न किया आपने? ये 4 फैक्टर्स हमने कवर किए, इनमें से लर्न क्या किया? कुछ भी नहीं। कंज्यूमर इनकम बढ़ गई, आपके बिजनेस के लिए पॉजिटिव, नेगेटिव? कंज्यूमर की इनकम कम हो गई तो ये एक फैक्टर है, ये एक फैक्टर है, बस खत्म होगी बात। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होती है? इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होती है? इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होती है? परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस
इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एक माइक्रो इकोनॉमिक फैक्टर है जो हमारे बिजनेस को अफेक्ट करता है। कैसे इफेक्ट करता है कि हमारी प्रोडक्ट की डिमांड या तो इलास्टिक हो सकती है या फिर इन इलास्टिक हो सकती है। इलास्टिक का मतलब क्या है कि प्राइस में थोड़ा चेंज, डिमांड में ज्यादा चेंज, मीन इसका आंसर जो है वो आएगा क्या, ग्रेटर देन 1। नॉमिनेटर ज्यादा बढ़ेगा, डिनोमिनेटर कम बढ़ेगा। क्या ख्याल है? इन इलास्टिक का मतलब क्या है? प्राइस में ज्यादा चेंज, डिमांड में ना होने के बराबर चेंज, मीन आंसर आएगा क्या, लेसर देन 1। मीन इस फार्मूला के थ्रू हम क्या करेंगे, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मेजर करेंगे। परसेंटेज चेंज इन डिमांड हम कैसे निकालेंगे, न्यू डिमांड माइनस ओल्ड डिमांड डिवाइडेड बाय ओल्ड डिमांड इंटू 100। जैसे सेल ग्रोथ निकालते हैं हम अकाउंटिंग में, न्यू सेल माइनस प्रीवियस सेल ओवर प्रीवियस सेल इंटू 100। तो परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड कैसे निकालेंगे, न्यू डिमांड माइनस ओल्ड डिमांड ओवर ओल्ड डिमांड इंटू 100। उस तरह से परसेंटेज चेंज इन प्राइस कैसे निकालेंगे, न्यू प्राइस माइनस ओल्ड प्राइस ओवर ओल्ड प्राइस इंटू 100। तो आंसर देखेंगे, अगर ग्रेटर देन 1 आ गया तो डिमांड इलास्टिक है, लेसर देन 1 आ गया तो, इक्वल टू 1 आ गया तो यूनिटरी इलास्टिक है, और अगर इन्फिनिटी आ गया तो परफेक्टली इन इलास्टिक। क्या ख्याल है, परफेक्टली इन इलास्टिक? और परफेक्टली इलास्टिक में क्या आंसर आता है, 0। और परफेक्टली इन इलास्टिक, परफेक्टली इलास्टिक दुनिया में कहीं पे एग्जिस्ट ही नहीं करती। परफेक्टली इन इलास्टिक, परफेक्टली इलास्टिक कहीं पे एग्जिस्ट ही नहीं करती। तो इलास्टिक और डिमांड 3 तरह की है, इलास्टिक, इन इलास्टिक या फिर यूनिटरी इलास्टिक। अब ये इलास्टिक, इन इलास्टिक हमारे बिजनेस को अफेक्ट करती है कि अगर हमारी प्रोडक्ट की डिमांड इलास्टिक है तो हमें इन प्रोडक्ट की प्राइसेस ज्यादा करनी चाहिए या कम करनी चाहिए, कम करनी चाहिए। क्यों, प्राइस थोड़ी सी कम करेंगे तो डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ेगी, तुम्हारा फायदा है। लेकिन हमारी वो प्रोडक्ट जिनकी डिमांड इन इलास्टिक है उनकी प्राइस क्या करनी है, ज्यादा करनी है। क्यों, ज्यादा करने से हमारा मार्जिन बढ़ेगा, डिमांड पे, सेल वॉल्यूम पे इतना इम्पैक्ट नहीं पड़ना। तो ये एक फैक्टर है जो हमारे बिजनेस को अफेक्ट करता है। उसने बुक में एक एग्जांपल दे दी कि अगर प्राइस ये थी तो डिमांड ये थी। क्या कहता है कि प्राइस ये थी, कितनी थी प्राइस, उसने कहा जी 9 थी तो डिमांड 2000 थी। प्राइस बढ़ के हुई 10 तो डिमांड ने कम होना है, वो हो गई 1600। तो प्राइस, इलास्टिक और डिमांड कंप्यूट करें। कैलकुलेटर है आपके पास? अभी फौरी ये कंप्यूट करके दें मुझे। आंसर चाहिए मुझे, इसका बुक में आंसर गलत है, सही आंसर चाहिए मुझे। प्राइस, इलास्टिक और डिमांड का आंसर चाहिए मुझे, विद इन 2 मिनट्स चाहिए, विद इन 2 मिनट्स। प्राइस, इलास्टिक और डिमांड। पेज 36 पे सेंटर में एक क्वेश्चन मिलेगा, डब्बा मिलेगा, प्राइस 9, डिमांड 2000, प्राइस 10, डिमांड 1600। तो मुझे आंसर चाहिए, न्यू डिमांड 1600 माइनस ओल्ड डिमांड 2000 ओवर ओल्ड डिमांड 2000 इंटू 100। तो आ गया आपके पास नॉमिनेटर। न्यू प्राइस 10 माइनस ओल्ड 9 ओवर ओल्ड 9 इंटू 100। तो आ गया डिनोमिनेटर। और उसके बाद मुझे आंसर दे दें कितना आता है, -1.8। इलास्टिक जो डिमांड का आंसर क्या आता है, -1.8। -1.8 नहीं आ रहा आंसर, कम ऑन।
1600 माइनस 2000 ओवर 2000 इंटू 100 क्या आया नॉमिनेटर? माइनस 0.2। और ये क्या आया? 10 माइनस 9 ओवर 9 इंटू 100 0.111। तो मेरे ख्याल से तो माइनस 1.8 ही आना चाहिए। ग्रेटर देन 1, लेसर देन 1। डिमांड इलास्टिक इन इलास्टिक। जीरो साइन का मतलब क्या है? नॉर्मल गुड है। जीरो साइन का मतलब क्या है? और सॉरी माइनस साइन का मतलब क्या है? अगर माइनस साइन ना होता तो फिर गिफन गुड थी। क्या ख्याल है? लेकिन हमने आंसर को इंटरप्रेट करते हुए क्या करना है? माइनस साइन को करना है इग्नोर, और फिर देखना है ग्रेटर देन 1 है या लेसर देन 1 है। सो क्या लर्न करना है? ये माइक्रो इकोनॉमी के दोनों पेजेस से पहले पेज के नीचे हमने एक लाइन में ये 6 फैक्टर्स दिए गए हैं जो कॉस्ट को अफेक्ट करते हैं। मेरा नहीं ख्याल रटा लगाने की जरूरत है, ये आपने मुझे बताए हैं। क्या ख्याल है? बाकी बुक में कम लिखे हुए हैं। नेक्स्ट पेज से आपने लर्न करना है 4 फैक्टर जो प्राइस को अफेक्ट करते हैं, और इकोनॉमिक फैक्टर हमारे खत्म हो गए, पीछे रह गए टेक्नोलॉजिकल, इकोलॉजिकल, मंडे, ट्यूसडे एंड वेडनेसडे। और उसके बाद हम दे देंगे टेस्ट। भाग सिंपल 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 परसेंटेज। सच में बुखार हो तो टेस्ट कैसे दें? ब्लड टेस्ट दे दें। ब्लड टेस्ट दे दें। ब्लड टेस्ट जिससे कंफर्म हो जाएगा सच में बुखार है कि नहीं है।